हेलो बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। क्लास 12th के फिजिक्स का जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक बात कर चुके थे। आज हम लोग 31 से स्टार्ट करने वाले हैं और 130 तक जाने वाले हैं। यानी लगभग आज के वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरीके से आपको सिर्फ 3 वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, और उतना ही पढ़ना है और बहुत अच्छा नंबर आपका आ जाने वाला है। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 30 तो हो गया था। 31 कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। कहता है इट्स कैपेसिटी। कहता है कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना किया जाए तो धारिता उसका क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। मान लेते हैं ये 2 प्लेट है, इसका डिस्टेंस पहले d था, अब इसको 2 गुना कर दिया जा रहा है यानी कि 2d कर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा कि C बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यानी डी में उल्टा रिलेशन होता है, यानी कहीं हम लोग डी को डबल कर रहे हैं, यानी डी को हम लोग कहीं डबल कर रहे हैं तो सी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 1/2, यानी कि आधा हो जाएगा, है ना। यानी ये डिक्रीज कर जाएगा। आप इंक्रीज कर रहे हैं डी को 2 टाइम्स तो सी आपका 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, तो डिक्रीज 2 टाइम्स यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा बाड़ी। आपको पता होगा कि हमारा एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो हम घर में आ रहे हैं फिर जा रहे हैं तो बहुत समस्या हो रहा है। इसलिए आपका वीडियोस रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों एक बार बैक लग चुका है। ठीक है, तो पता इस बार आपका बैक नहीं लगना चाहिए, फेल आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चा बाड़ी। कहता है इफ़ द एयर बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कंसीडर इज डिस्प्लेस्ड बाय द मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के दैट कैपेसिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है कि मान लो कि 2 प्लेट है, इसके बीच में पहले कोई मीडियम नहीं था, लेकिन अब एक नया मीडियम हम लोग डाल रहे हैं जो जिसका कांस्टेंट है के वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमेशा के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना, तो इंक्रीज करेगा के टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, यानी कोई भी मीडियम डालेंगे तो उतना वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना है। कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो कहता है इसका मोबिलिटी क्या होगा। देखो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका VD/E, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड VD/E, है ना। मोबिलिटी बराबर जो होता है VD/E होता है, तो VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे 4.2 × 10⁻⁻⁴, और नीचे बैठाएंगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E का वैल्यू जो है आपका 2.1 × 10⁻⁻10 आपका 10। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका एक डिजिट के बाद 0.8 के बाद 21 से 21, 21 दूनी 42, ये तो 2 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 33 का वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है बच्चा बाड़ी। बोलना सर सॉल्व करके बताइए। यार बहुत आसान है। देखो ये बेस सेम है तो पावर भागा में रहता है तो घट जाता है, तो -4 में -10 घटाएंगे ना तो प्लस का 6 बचेगा, तो देखो वही लिखा है 2 × 10 पर पावर +6, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत आसान है चीज़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि 6.4 एम्पियर करंट है जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड विल बी। तो कहता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो ये भी बहुत आसान ही है, ध्यान देना। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको करंट दे दिया है आई बराबर आपको दे दिया है जो भी है आपका 6.4 एम्पियर, है ना। और आपको बोल रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन बराबर कितना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला, आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं आई बराबर होता है Q/T, है ना। आई बराबर होता है Q/T, जहाँ पे Q बराबर होता है NE। तो इसको हम लोग हटाएंगे जब, और Q की जगह हम लोग बैठाएंगे NE। क्या बैठाएंगे हम लोग, तो Q की जगह हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे NE। अब ये बहुत आसान है, इसको आपको ही सॉल्व करना है NE। अब देखिए यहाँ पे आई आपको दे दिया है 6.4 एम्पियर। ठीक है, एन आपको निकालना है, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एन निकालना है। ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, और टाइम दिया है पर सेकंड यानी 1 सेकंड। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा अपने से, है ना, क्योंकि हम आपको सिर्फ भागा करना है। यार भागा नहीं आता है, बोल नहीं सर नहीं आता, वो भी बता दीजिए। चलो अच्छा वो भी बताते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे आई का वैल्यू हम बैठा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो आई का वैल्यू है 6.4, हम वैल्यू बैठा दे रहे हैं, आपको सॉल्व कर लेना है लेकिन 6.4। एन का वैल्यू आपको चाहिए, आपका ई का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ई यहाँ पे बैठा देना, डिवाइडेड बाय टाइम है 1 सेकंड, कुछ नहीं करना बस
1 से कुछ भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब n आपको रखना है तो आपको क्या करना है कि बस इसको भागा दे देना है यहाँ पे। नहीं, ये वाला आपका n यही रहेगा, ये गुना में इधर जगह हो जाएगा भागा में, यानी ये भागा में आ जाएगा, ऊपर में रहेगा 6.4। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। 6.4 ऊपर में है और नीचे ये है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 16 कम 16, 16 छक 64, 4 आ गया। ये माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, यानी 4 × 10 पावर प्लस का 19, 4 × 10 पावर प्लस का 19। कितना आसान है ना। तो खैर आपको हम बता ही देते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको पता नहीं होगा, है ना। कहता है जो रेजिस्टिविटी होता है एलॉय मैग्नीन का वो क्या होगा, कहता है मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। इसका सही आंसर होगा कि नियरली आपका इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पर, यानी तापमान पर लगभग स्वतंत्र रहता है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना। कहता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल विल ऑब्टेन, है ना। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन करें, n सेलों के समांतर संयोजन से हमें क्या प्राप्त होगा, मोर वोल्टेज, मोर इलेक्ट्रिक करंट, लेस वोल्टेज या फिर लेस इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको याद रखना बच्चा पार्टी, इससे हमेशा मोर इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन से क्या होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में हम लोग जब जोड़ेंगे, यहाँ था पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे तो हमको ज़्यादा करंट मिलेगा, लेकिन जब उसी को हम लोग यहाँ पे सीरीज में जोड़ देंगे तो हमको क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो करंट होगा इस रेजिस्टेंस का वो सेम होगा, यानी करंट सब में सेम जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का 37 का सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है और इसका विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। तो कहता है कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, वी और यहाँ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला देखो 39 का, सर्दी भी हमको बहुत तेज़ हो गया लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना बच्चा पहाड़ी, है ना। मौसम हमको सूट नहीं करता बच्चा, क्या करें। चलो आगे देखो, कहता ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, यानी ओम का नियम तभी मान्य होगा जब चालक का तापमान कैसा होगा, समान रहेगा, यानी स्थिर रहेगा, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस 16 ओम है, इसको कट करते हैं हम लोग 4 इक्वल पार्ट में, और कहता है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी सिंपल है कि 4 ओम का 4 गो रेजिस्टेंस है, ये चारों पैरेलल में जॉइंट है, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट होता है 1/4 देखो 1/4 इन प्लस 1/4 ऐसे आएगा। तो इसका देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो यहाँ बोल रहा है कि 16 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको 4 टुकड़ा में हम लोग तोड़ते हैं तो सब टुकड़ा हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम, ये भी 4, ये भी 4। अब इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट पैरेलल का, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2, जैसे 4 को है ना 1/R3, है ना, R1 R2 R3, और यहाँ हो जाएगा 1/R4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे R1 का भी वैल्यू 4 है, R2 का वैल्यू 4 है, R3 का वैल्यू 4 है, R4 का वैल्यू 4 है। तो देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसको एक साथ हम लोग लिख सकते हैं कि 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, 4 आम है तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 आम, यानी 4 × 1/4। अब काटेंगे 4 से 4 तो आएगा सिर्फ 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ओम, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ना कि 1 ओम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक यूनिफॉर्म वायर है, ध्यान से सुनना है। कहता है कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसको कट करते हैं एन इक्वल पार्ट में, कंफर्म नहीं बोला, एन इक्वल पार्ट में। कहता है कि इसका जो पार्ट होगा आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इच अदर। तो कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इस सबको हम आपको ट्रिक बताएं कि पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा बच्चा पार्टी, वो आ जाएगा आपका R/n²। क्या हो जाएगा R/n², ये रेजिस्टेंस के कंडीशन में है, ठीक है, R/n²। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, गूगल में सर्च करके, वैसे यही होगा। अगला कहता है कि 2 कॉपर वायर है जिसका लेंथ L है और एक का लेंथ 2L है, इसका एक का रेडियस R है, एक का रेडियस 2R है। तो कहता है जो रेशियो होगा इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वो क्या होगा, तो इसको भी याद रखना है, इसका रेजिस्टेंस होगा 1:1। अगला कहता है कि यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसका रिलेशन बताना है आपको करंट डेंसिटी यानी J और सिग्मा और E के बीच में, तो J बराबर सिग्मा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 43 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट
हावर जो होता है वो बराबर होता है यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। अगला कहता है दो सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और एक का ईएमएफ E2 है। कहता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है और इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, है ना। यानी कहता है कि विद्युत वाहक बल E1 E2 का आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 वाले दो सेल समानांतर में जुड़े हैं, तो इसका संयोजन का समतुल्य ईएमएफ क्या होगा। तो इसको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होगा E1 R2 प्लस E2 R1 उल्टा, और नीचे होगा R1 प्लस R2। समझ में आ रहा कुछ। यानी E1 के साथ R2 जाएगा और प्लस होगा E2 के साथ R1 जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 45 का हम लोगों का सही हो जाएगा, है ना। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना है। कहता है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो क्या होगा। 2 बार पूछा गया, देख सकते हैं सारा PYQs है ये सब, है ना। कहते हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध भी जो होता है ना बच्चा पार्टी वो भी बढ़ता है, ठीक है, तो इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 47 नंबर 46 हो गया 47 की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक वायर है जो कैरी कर रहा है करंट 1 माइक्रो एम्पियर। कहता है कि ये कहीं कहता है इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, और इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। कहता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पर सेकेंड वो कितना होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आई का वैल्यू अलग है। देखो ये वाला क्वेश्चन आई बराबर NE/T ऐसे वाला टर्म, ठीक है। जहाँ पे आई का वैल्यू देखो दे दिया 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर को ऐसे बदलेंगे, माइक्रो का वैल्यू होता है 1 इंटू माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6, तो ये हो गया आई का वैल्यू। देखो यहाँ पे आई का वैल्यू लिख दिए बराबर, एन का वैल्यू आपको निकालना है, ई का वैल्यू होता है, देखो दे भी दिया है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो दे ही दिया है। नीचे है टाइम, टाइम भी यहाँ पे पर सेकंड मतलब 1 बोला है। अब आपको एन निकालना है, कुछ नहीं इसको भागा दे देंगे, नीचे आ जाएगा ये भागा में यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो ये भी 1.6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, यहाँ पे 10⁻⁻19 है, ये माइनस है ये प्लस है, ये मतलब माइनस है यहाँ भी, तो इसको बस सॉल्व करना है। ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, और -6 में से हम लोग +19 को यहाँ पे मतलब जोड़ेंगे, तो -6 और +19 आपका घट के हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का 13। कितना हो जाएगा आपका प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है। बस अब प्लस का 13 हो जाएगा। अब इसको भागा दीजिए, इसको ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा ना, और ये खत्म हो जाएगा। तो भागा देंगे तो भागा नहीं लगेगा तो आएगा 0.0 यहाँ हो जाएगा 100, 16 × 85, 16×6 = 96, तो 0.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे प्लस का 13 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका आ रहा है, ठीक है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस कॉन्सेप्ट वही है, अब खाली वैल्यू चेंज है। कहता है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज द कंडक्टिविटी। देखो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर देखिए यहाँ पे कहता है कि इफ कहता है इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन कहता है देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर व्हील। कहने का मतलब देखो 2024 पूछा गया है। कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनाइजेशन में विक्षेपण मतलब जो होगा वो किधर होगा, है ना। तो यहाँ पे 49 का सही आंसर हो जाएगा कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा उसके डिफ्लेक्शन में, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सब PYQ में पूछा गया 2022-23 वाला है ये सब। कहता है किचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। किचॉफ्स का जो लूप का नियम होता है, किचॉफ्स लूप रूल, वो किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। आपको पता होगा किचॉफ्स का लूप रूल हम लोग बोलते हैं सेकेंड, किचॉफ्स सेकेंड लॉ को, है ना। तो इसका 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ये होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 50 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। यानी कि आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध मापने के लिए अधिक सटीक क्यों होता है अन्य विधियों से। तो क्योंकि इसके पास नल मेथड होता है। नल मेथड को हम लोग एक वाइड मेथड के भी नाम से जानते हैं, वॉइड। तो नल मेथड वाइड मेथड एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्यों? क्योंकि नल मेथड में क्या होता है कि ये रेशियो से हम लोग निकालते हैं। आपको पता होगा कि जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम लोग R1/R2 = R3/R4 लिखते हैं ना। तो रेशियो से जब निकालते हैं तो इसमें एरर नहीं आता है। खैर उतना डीप नहीं जाना, आपको बस याद रखना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे बाड़ी, कहता है किचॉफ्स का पॉइंट रूल जिसको फर्स्ट रूल बोलते हैं वो किस पर बेस्ड होता है। तो किचॉफ्स का बिंदु नियम किस संरक्षण के नियम पर बेस्ड होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आवेश के संरक्षण,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का 52 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चे पार्टी यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन। देखो 53 2 बार हो गया, कोई बात नहीं है। कहता है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीट एट एनी पॉइंट, है ना, वो जीरो होता है, इसी को किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल कहते हैं। 53 का ऑप्शन नंबर ये होगा। और अगला एक और 53 है, इसका भी सेम आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। कहता है दो लॉन्ग पैरेलल वायर है जो कैरिंग कर रहा है करंट 1 एम्पियर को और सेम डायरेक्शन में। कहता है इसको 1 मीटर की दूरी पर रखें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा। देखो बहुत सिंपल है, दो को लॉन्ग वायर है, कहता है कि 1 मीटर की दूरी पर रखा है और कहता है कि इसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, और 1 एम्पियर पर है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है और 1 मीटर की दूरी पर रखा है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। देखो 2 बार पूछा गया है 2020 और 24 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 53 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे थ्रू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। वैसे यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये वहाँ पे हमको मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा देख लेना है इसको। यहाँ ऑप्शन होना चाहिए कि इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, वैसे इसका आंसर याद रख लेना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर ए इसका याद रख लेना, बाकी हम लोग बात करते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। ठीक है, याद रखना है इसको। अलग बोलता है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका 100 टर्न से कैरिंग कर रहा है करंट इतना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कितना आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं अब, ठीक है, पहले ये सब पूछा जाता था 2023 में, अब इस बार नहीं आने की संभावना, लेकिन आ जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखना बहुत आसान है। कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स एफ है, करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ एल है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो क्या होगा। यानी लंबाई एल, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल बी है, और इसमें से कौन सा आपका सही है, तो आई बराबर होगा एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक करंट कैरिंग लूप है जो प्लेस्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कहता है इस पर जो टॉर्क लगेगा वो डज नॉट डिपेंड अपन, वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी एक धारावाही परिपथ की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इस पर लगने वाला टॉर्क किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एरिया ऑफ लूप इस पर भी नहीं करेगा, वैल्यू ऑफ करंट इस पर भी नहीं करता है, और नहीं इस पर भी करता है, यहाँ बोल रहा किस पर नहीं करेगा, तो तीनों पर करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी यहाँ पे सही होगा, नॉट, इनमें से कोई नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑफ दिस। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला बोलता है कि टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है ना उस तरह से, कहते हैं दो पैरेलल कंडक्टर है सेम डायरेक्शन में करंट फॉलो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अलग कहता है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट जो होता है बच्चा फाड़ी, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फ्लक्स का याद रखना वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड सोलिनॉइड इज आपका इंडिपेंडेंट। कहता है कि एक टोरॉइड सोलिनॉइड, एक टोरॉइडल सोलिनॉइड, मतलब सोलिनॉइड मतलब होता है एक परिनालिका। ठीक है, एक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे स्वतंत्र रहता है ना, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे, इलेक्ट्रिक करंट पे, रेडियस पे, कि किसी पर नहीं, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा कि इसके रेडियस पर वो डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहता है कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, एक्सपीरियंस कर रहा है नो फोर्स, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है और मूविंग कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, ऐसा कब हो सकता है। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता है, ऐसा कब पॉसिबल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसा तभी पॉसिबल है जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करेगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में जब मूव करेगा तो उस पर कोई ऐसा फोर्स नहीं लगेगा, है ना, उस पार्टिकल्स पे। ऑप्शन नंबर इसका बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी है और एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर रूप ऑफ रेडियस आर, और रेडियस आर है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा। यानी धारावाह एक धारा प्रवाह वृत्ताकार पिंड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी और उसका त्रिज्या आर है, तो दोनों में कैसा रिलेशन होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि बी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर का, यानी उल्टा रिलेशन होगा। ठीक है, यानी बी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऐसे आर का, इस तरह से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 61 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता परपेंडिकुलरली टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा। ठीक है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का रास्ता किधर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्कुलर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ये सब याद करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोटॉन इंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिस 5 टेस्ला है, विथ वेलोसिटी इतना है, तो राइट एंगल पर कहता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग दी
प्रोटॉन तो प्रोटॉन पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। यानी कि एक प्रोटॉन 5 टेस्ला इसका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र इतना में वेग के साथ एक समान कोण पर प्रवेश करता है, प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब इस सब क्वेश्चन इतना बड़ा न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन एक बार देख के जाना है, हो सकता है रिपीट करे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, लॉरेंज फोर्स क्या है इसमें से, तो हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पे लॉरेंज फोर्स जो होगा आपका क्यू बराबर ई प्लस वी क्रॉस बी, ई प्लस वी क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का 64 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है आपका, तो होता है बी डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई होता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 65 का हम लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा म्यू आई, म्यू, है ना, बी डी एल म्यू म्यू आई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 65 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही यहाँ पे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों के बीच में ना। कहता है कि व्हेन अन आमीटर इज आपका शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज क्या होगा, कहता है जब किसी आमीटर को शॉर्ट किया जाता है तो उसकी मापन सीमा मतलब क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, तो यहाँ पे 66 का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। कहता है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी, कहता है एक गतिशील कुंडली गैल्वेनोमीटर के घुमावों की संख्या बढ़ा दी जाए तो संवेदनशीलता पर क्या होगा, क्या प्रभाव बढ़ेगा घटेगा कि क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज करेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है बच्चे पार्टी। अगला क्वेश्चन आराम से देखो, इसको 2-3 बार पढ़ लेना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होगा फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि एक छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय बल की दिशाएं क्या होगी, बहुत आसान है, ध्यान दो। ये आपका मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। देखो बाहर में डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ और अंदर में होता है साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ इन साइड बोल रहा है तो होगा साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कि उत्तरी ध्रुव से साउथ मतलब क्या होता है, दक्षिण ना, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, बाहर पूछता तो नॉर्थ टू साउथ होता है ना। अगला कहता है जो रिलेशन होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में और टॉर्क के बीच में वो क्या होगा, टॉर्क बराबर होता है एम क्रॉस बी, जिसको एम बी साइन थीटा भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का 69 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, बोल नहीं सर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग, 70 नंबर क्वेश्चन, इधर बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ लिखा है मे इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या वो इंटरसेक्ट करता है, नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट एम है, मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है और वर्क डन कर रहा है रोटेटिंग द मैग्नेटिक बाय 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर वर्क डन हो रहा है, तो कहता है कि इसका क्या होगा वैल्यू, टॉर्क कितना लगेगा इस पर, है ना, रोटेट करेगा तो टॉर्क ना लगेगा जी। तो वही लिखा है कि चुंबकीय आघूर्ण एम, यानी बल आघूर्ण आपका नहीं, चुंबकीय आघूर्ण आपका जिसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं वो एम है, और इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया और इसका क्षेत्र बी है। कहता है चुंबक को 90 डिग्री पर घुमाया जाता है, 90 डिग्री, देखो चुंबक ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री पर घुमाया जाता है, तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा, क्योंकि घुमाएंगे टॉर्क लगेगा, टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा या फिर एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू था 1, तो 1 से गुना करेंगे तो आएगा एम बी खाली, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही होगा, यानी टॉर्क खाली हो जाएगा एम बी। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 कहता है जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, इसको याद करना है, ठीक है, वो है √3 टाइम्स, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है, तो कहता है जो वैल्यू होगा एंगल ऑफ डिप का वो क्या होगा, तो वो 60 डिग्री होगा, याद रखना इसको, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है जो एंगल ऑफ डीप होगा एट द पोल, तो पोल पर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, याद रखना, ध्रुव पर और 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पर जो यहाँ पे नमन कोण होता है वो 0 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का सही हो जाएगा 73 का, 73 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो स्ट्रेंथ होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी पृथ्वी की सतह पर स्थान पर क्या होता है बदलते रहता है, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है जो मैग्नेटिक एलिमेंट होगा अर्थ का वो क्या होगा, यानी पृथ्वी का चुंबकीय तत्व इसमें से कौन है, तो 3 आपका क्वांटिटीज़ है जो डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ को, है ना, 3 राशियाँ हैं जो पृथ्वी की चुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करती, तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है जो मैग्नेटिक सस्केबिलिटी होगा प्लेटिनम का वो 1 है, तो इसका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, तो रिलेटिव परमेबिलिटी हम लोग निकालने के लिए आपका सस्केबिलिटी
का जो मैग्नेटिक सस्केबिलिटी होता है उसके वैल्यू में 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड करेंगे इसमें तो आ जाएगा 1.001। ऑप्शन नंबर सी 1 ऐड करते हैं, ठीक है, याद रखना है। 76 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 77 का हम लोगों का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में वो इंक्रीज करेगा 2 टाइम्स, तो कहता है इसका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? यदि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में घुमावों की संख्या दोगुना कर दिया जाए तो इसका पारस्परिक प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? देखो म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स यानी N1 और N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको भी कहीं डबल करेंगे, इसको भी डबल कर रहे हैं ना नंबर ऑफ टर्न्स को, तो 2 दूनी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 78 का ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा बाड़ी। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी 79 नंबर क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि हमको डायरेक्शन पता करना है करंट का, ठीक है, किसी भी वायर में, तो कैसे पता करेंगे? यानी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड का, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का 79 का सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लिंक्ड विथ अ कॉइल एन टर्न्स, एरिया इसका ये है, और कहता है इसका प्लेन पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड बी का, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो समझो क्या बोल रहा है। कहता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है और एन फेरो की कुंडली से जुड़ा चुंबकीय प्रभाव जिसका तल क्षेत्र बी और समानांतर रखा गया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या होगा? तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0। बोल सर कैसे 0 होगा? यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे कोई आपका कोई भी कॉइल है, मान लो चलो ऐसे कॉइल है, कहता है कि इसमें एन टर्न्स है, इसमें कितना टर्न्स है? 8 एन टर्न्स है। कहता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी लग रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। यहाँ पे कंडीशन डाला है कि यहाँ पे प्लेन जो है वो पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी प्लेन इसका देखा जाए तो प्लेन ऐसे बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इसमें क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नहीं, क्योंकि एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा ही नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें होगा नहीं, यानी वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन डिटरमाइन बाय, यानी प्रेरित धारा में दिशा हम लोग कैसे पता करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जैसे मारिएगा गलत हो जाएगा क्योंकि उसके साथ लेंज लॉ भी आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे द यूनिट ऑफ आपका इंडक्टेंस, कहता है इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? देखो इंडक्टेंस बोले, इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कुछ भी आ जाए तो सबका हेनरी ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 82 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि इन द गिवन फिगर करंट जो है वो फ्रॉम ए टू बी जा रहा है। देखो ए टू बी करंट जा रहा है, कहता है कि इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, ए टू बी जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो कहता है कि जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का और लूप में इसमें डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? देखो बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक दी गई आकृति है, देखो आकृति कैसा है, देखो ए से बी आपका करंट जा रहा है और करंट बढ़ रहा है, इससे बढ़ रहा है, और एक ऐसा सर्कल है, तो कहता है कि एक सीधी तार ए और बी में प्रवाहित धारा बढ़ रही है। कहता है परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगा? यानी इसमें जो करंट आएगा उसका दिशा क्या होगा? क्लॉकवाइज मतलब होता है ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उल्टा होगा, कि कैसे होगा? ठीक है, तो ध्यान दो। देखो इसका काम क्या होता है, जैसे इधर से इधर जा रहा है करंट बढ़ रहा है ए टू बी, तो यहाँ पे जैसे इंड्यूस जो करंट होता है ना वो अपोज करता है इस करंट को, यानी ये बढ़ रहा है तो इसको घटाएगा, तो घटाएगा तो ऊपर ऐसे उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तब ना घटाएगा, तो ऐसे जब जाएगा करंट तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला कहता है कि जो लेंज लॉ होता है वो कंजुगेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो लेंज लॉ किस चीज़ के कंजर्वेशन पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 84 का ऑप्शन नंबर बी एनर्जी के। कहता है जो रोल होता है सेल्फ इंडक्शन का वो इक्विवेलेंट टू, कहता है स्वयं प्रेरणा की भूमिका किसके समतुल्य होती है? तो वो इनर्शिया पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है जो डायमेंशन फार्मूला होगा म्यूचुअल इंडक्शन का वो क्या होगा? यानी पारस्परिक प्रेरत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? तो ml² t-2 e-2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर कहता है हेनरी इज ए यूनिट ऑफ, आपको बताएं सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन हो, चेस इंडक्टेंस हो, तीनों का यूनिट सेम होता है, तो दोनों होगा यहाँ पे, सेल्फ भी म्यूचुअल भी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 कहता है जो पीक वैल्यू होगा और अल्टरनेटिंग करंट, कहता है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट, कहता है इसका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? यानी IRMS, IRMS बराबर क्या होता है? I0/√2 यही ना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का 88 का सही हो जाएगा।
89 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी। कहता है कि रेजिस्टेंस इतना है, कहता है कि इसका वोल्टेज जो है वो इतना है, और इसका हर्ट्ज जो है 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है। तो कहता है कि इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, यानी करंट का वैल्यू पूछ रहा है। देखो यार आपको पता है, आप लोग पढ़े एक फॉर्मूला भी बराबर होता है आई आर, तो आपको ये करंट पूछ रहा है। आर दे दिया देखो यहाँ पे 100 ओम, और भी दे दिया वोल्टेज 220। कितना सिंपल है यार। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा भी बार, आई बराबर करंट निकालना है भी बार, तो भी वोल्टेज कितना है 220, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100, तो 100 से काटेंगे तो 0 से 0 कटा, अब 10 और 22 तो 2.2 आ जाएगा, 2.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये मत मार देना माइक्रो एम्पियर, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है यार। अगला कहते हैं जो रेशियो होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का और पीक वैल्यू का, वो क्या होगा। देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का वैल्यू होता है आई नॉट बाय रूट 2, और रेशियो बोल रहा है पीक वैल्यू होता है आई नॉट, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो गुना और पलट जाएगा, यानी 1 ऊपर जाएगा आई नॉट नीचे जाएगा, आई नॉट से आई नॉट, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/√2 आ जाएगा रेशियो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 90 का सही हो जाएगा। कहता है कि जो एनर्जी डिपॉजिट करता है एलसीआर सर्किट में, तो एलसीआर सर्किट में जो एनर्जी लॉस करता है वो क्षय करता है वो सिर्फ आर सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर सी, 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कहता है कि सीरीज एलसीआर सर्किट में जो फेस एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में वो क्या होता है। तो हमेशा याद रखना वो tan फाई होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 92 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जो फेस डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच में, वो यहाँ पे सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी आर सर्किट का फेस डिफरेंस कितना होता है, तो वो 0 होता है, याद रखना हमेशा। और सी, और यही बोलता है कहीं सी और एल सर्किट का, तो दोनों का 90-90 डिग्री होता है। ठीक है, आगे वो भी पूछ सकता है। अगला कहता है जो फेस डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज का, वो इंडक्टेंस ओनली का कितना होगा, यानी इंडक्टेंस का कितना होगा। ये था पहले आर सर्किट का, इंडक्टर मतलब होता है एल सर्किट, तो 90 अभी बोले कुछ देर पहले, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये 95। कहता है कि एक सीरीज एलसीआर है जिसका एल इतना है, सी इतना है, आर इतना है, तो इसका आपका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। देखो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2 और इंटू होता है √1/LC का, LC है ना। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 250/पाई हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे 5 फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ का है, तो पावर फैक्टर हमेशा cos फाई होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 96 का सही हो जाएगा। अगला कहता है जो इम्पोर्टेंस होगा एल आर सर्किट का, वो क्या होगा, तो एल और आर सर्किट का होगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखना। अगला कहता है जो फेज डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज का किस में, कैपेसिटेंस ओनली, यानी सी सर्किट का, वो 90 डिग्री होगा। अभी कुछ देर पहले बताए हैं 98 का बी है ना, अभी कुछ देर पहले बताया ना, कैपेसिटी नंबर सी सर्किट एल सर्किट ये दोनों का 90 डिग्री होता है, आर सर्किट का 0 डिग्री होता है ना, याद रखना। अगला कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मैंने N2 ज़्यादा है, इसमें सारा खेल N2 का होता है, तो N2 ज़्यादा स्टेप अप है तो N1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है ना। अगला 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फ्रॉग। कहता है फोटोग्राफी के रूप में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन, तो फोटोग्राफी में इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं ना, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए हम लोग इंफ्रारेड रे का यूज़ करते हैं, तो 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 101 नंबर क्वेश्चन कहता है जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो क्या होगा, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, तो इक्वली डिवाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो 101 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ द आपका ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे गामा रे का है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही होगा है ना। आवृत्ति सबसे अधिक कितना होता है गामा रे का, ये सब ट्रिक भी बताए हैं हम है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी कि वो विचलित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग निम्न में से किसके द्वारा विक्षेपित होती है, तो विक्षेपित होता ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जो पे VG और VX और VM जो है वो स्पीड है गामा रे का, एक्स रे का और माइक्रोवेव्स का, तो कहता है वैक्यूम में, तो इसका क्या होगा रिलेशन, यानी यदि निर्वात में गामा रे, एक्स रे और माइक्रोवेव्स रे गति कर रहा है तो तीनों का स्पीड क्या होगा, तो तीनों का स्पीड बराबर होगा। क्यों, क्योंकि तीनों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, और तीनों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड तीनों है तो सेम है ना होगा जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का सही हो जाएगा। अगला बोलता है जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या रिलेशन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है E0 बराबर C/B0 ऐसे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी हम लोग का सही हो जाएगा, बी 105 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन
कहता है कि जो डायमेंशन कहता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो संरचना संचरण यानी गति करने का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पैरेलल ई क्रॉस बी का, है ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेसेस यानी मुक्त स्थान में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति जो होता है वो क्या होता है, तो उसका जो स्पीड होगा वो हो जाएगा आपका सी 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटा जो वेवलेंथ होता है गामा रे का, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है आपका गर्लफ्रेंड एक्स आई भी रुकी नहीं तो रेडियो वेव का, लेकिन उस रेडियो वेव नहीं है तो होगा माइक्रोवेव्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, है ना। कहता है कि विद इंक्रीज वेवलेंथ तो वैल्यू ऑफ होगा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, दो बार पूछा गया था 24 में। तरंग दैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक हमेशा जो होता है बच्चे पार्टी हमेशा ध्यान देना कि कहीं हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, कम होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सी हो जाएगा 110 का। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड यानी वस्तु से बड़ी आभासी छवि कौन बनाता है, तो कॉनकैव मिरर, कॉनकैव मिरर। ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण 111 का बी 112। कहता है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वाटर और ग्लास का इतना, देखो वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना है, ग्लास का इतना है, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा। देखो समझो समझो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है यहाँ पे हिंद देख रहे हैं नीचे। कहता है कि पानी का अपवर्तनांक है वाटर का 4.3 और कांच का है 3/2। तो पानी के सापेक्ष यानी पानी पहले है और उसके सापेक्ष कांच की, पानी मतलब है 4/3 और डिवाइडेड बाय है आपका कांच है आपका 3/2। तो ये ऊपर जाएगा तो इंटू होगा, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, 4 दूनी 8 और 3 3 9 यानी 8/9 आ जाएगा इसका रेशियो। अरे ये उल्टा हो रहा है, कहाँ गया, गलत गलत। देखो एक सेकंड ध्यान दो, देखो बोलता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का और ग्लास का दिया है, वाटर का इतना है ग्लास का इतना है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास के सापेक्ष में वाटर, यानी पहले ग्लास होगा फिर वाटर। तो पहले ग्लास कितना है कांच 3/2, तो 3/2 ऊपर जाएगा। इंग्लिश वाला पढ़ना ज़्यादा समझ में आएगा, पहले ग्लास फिर वाटर आएगा, ठीक है। तो ग्लास का है 3/2 और नीचे वाटर है, वाटर का आपका कितना है, वाटर का आपका 4/3 अब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आपका 3/4, तो 3 3 9 और बटा 8 9/8। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाला पढ़ना, ठीक है। कहता है ऑन विच प्रिंसिपल डज आपका ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अगला कहता है कि यहाँ पे ध्यान देना, कहता है कि व्हेन लाइट वेव्स ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास तो क्या होगा, यानी कि जब प्रकाश किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका जो हवा से कांच में प्रवेश करा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का 114 का सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो क्या नहीं बदलता, तब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता उसका, हमेशा ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी 115 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है डायोप्टर इज ए यूनिट ऑफ, डायोप्टर किसका यूनिट होता है, तो पावर ऑफ लेंस का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 116 का सही हो जाएगा। 117 कहता है कि इन अ वाइट लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय आपका डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म द रे डैट डेविएटेड लिस्ट, यानी सबसे कम विचलित कौन होगा, यानी प्रिज्म से विक्षेपण द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में सबसे कम कौन मुड़ेगा, तो रेड लाइट आपको पता होगा सबसे कम मुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 117 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि व्हेन एक लेंस इज इमर्ड इन वाटर इन द फोकल लेंथ, कहता है कि जब किसी लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, तो इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। कहता है जो इमेज फाउंड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, कहता है सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा इमेज बनाता है, तो आपका वो बनाता है आपका यहाँ पे इमेजनरी और इरेक्ट, है ना, इमेजनरी और इरेक्ट, यानी कि आपका जिसको वर्चुअल और इरेक्ट भी बोलते हैं, तो काल्पनिक और सीधा बनाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 119 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कहीं फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का और टेलीस्कोप का वो इतना है, मतलब फोकल लेंथ दिया है 20 और यहाँ पे लेंथ दिया है इसका 25, तो कहता है कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। बहुत आसान है समझना। कहता है यदि किसी खगोलीय दूरबीन का जो लेंस का फोकस दूरी, यानी कि खगोलीय दूरबीन के लक्ष्य लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो वस्तु लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस यानी एफ वो, है ना, इसका फोकस दूरी दे दिया है आपका 20 सेंटीमीटर और कहता है उसकी लंबाई यानी कि लेंथ जो दे दिया है किसका, तो टेलीस्कोप का लेंथ दिया है आपका 20 कितना लेंथ लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो इसका मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, नहीं एम पूछ रहा है। देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ वो बाय एफ ई, तो आपको एफ वो तो पता है 20,
लेकिन आपको एफ ई पता करना है। तो एफ ई कैसे निकालेंगे, एक रिलेशन होता है कि एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, ये रिलेशन होता है। तो एल हमको पता है कि 25 है, तो यहाँ पे बैठाएंगे 25। हमको एफ ओ पता है कि 20 है, तो हमको यहाँ पे बराबर प्लस एफ ई हमको चाहिए। तो एफ ई यहाँ रहेगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा माइनस में, तो 25 में 20 जाएगा, बचेगा 5, यानी एफ ई आ गया 5। तो यहाँ पे बैठा देंगे 5, तो 20/5 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आसान है। कहता है कि एक आपका टेलीस्कोप है जिसका फोकल लेंथ है इतना और इतना, तो कहता है इसका डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा। देखो बोल रहा है कि एक टेलीस्कोप है, तो आपको उसमें दो लेंस होता है, आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। कहता है एक का फोकल लेंथ है यहाँ पे 0.3 और एक का फोकल लेंथ है 0.05, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, और 0.3 और 0.05 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.35। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा ना, 121 का। कोई दिक्कत है? अगला कहता है कि जो लेंथ होगा एस्ट्रोमेट्रिकल टेलीस्कोप का वो कितना होगा, तो लेंथ दोनों को जोड़ेंगे, फोकस एफ ई और एफ ओ को जोड़ देंगे दोनों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन निकालना तो भागा दे देंगे, एफ ओ और एफ ई को भागा दे देंगे, ऑप्शन नंबर सी, अभी तो पहले बता चुके हैं। कहते हैं जो कॉन्सेप्ट होगा सेकेंडरी वेवलेट्स का वो किसके द्वारा दिया गया, हाइजेंस के द्वारा। द्वितीय तरंगों की अवधारणा हाइजेंस के द्वारा दिया गया है। हाइजेंस का वेव थ्योरी लाइट क्या एक्सप्लेन नहीं करता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, है ना। हाइजेंस का प्रकाश तरंग सिद्धांत फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को नहीं बताता है। कहता है कि एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो किसका पार्ट है, तो वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 126 का हम लोग का सही हो जाएगा। कहता है अंश का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट है, उसका शेप ऑफ इंटरफेरेंस कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधा होगा। यानी कि अंक के डबल स्लिट प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का जो उपयोग किया जाता है, स्क्रीन पर बनने वाला व्यतिकरण फ्रिंज का आकार कैसे होता है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर बी 127 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि दो वेव्स है, इसको याद कर लेना है, जिसका इंटेंसिटी का रेशियो इतना है, तो कहता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो 4:1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। यानी दो तरंगें जिसकी तीव्रता का अनुपात 9 और 1 है, व्यतिकरण उत्पन्न करता है, इंटरफेरेंस करता है, तो इसका न्यूनतम और सबसे कम, अधिकतम और न्यूनतम, यानी कम और ज़्यादा का जो अनुपात होगा 4:1 होगा, याद रखना। 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो क्वेश्चन बस बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना शो द लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना दर्शाती कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये दिखाता है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना आपका एक्सप्लेन कर रहा है लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो इसका सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह समझाती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं करती है, तो ये होगा आपका डिफ्लेक्शन, विवर्तन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी हो जाएगा। ये आपका ऐसा करके आपको कम से कम 2 वीडियो हम देने का और प्रयास करेंगे, तो इतना पूरा याद कर लेना है। आपको अगला वीडियोस कल सुबह मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।